नमस्कार साथियों, मैं सोनी सिंह नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड अयोध्या यूपी से। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनिया सिंह नेवी अयोध्या चैनल में। एक बार फिर से हम सब इस वीडियो में डीएड स्पेशल एजुकेशन के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट थ्योरी पेपर का अध्ययन करने वाले हैं। इस पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, अर्थात विकलांगता का परिचय। इस पेपर में हमने अभी तक यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत सब यूनिट 1.3 तक अध्ययन किया है। इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ही सब यूनिट 1.4 का अध्ययन करेंगे। वन 1.4 है एन ओवरव्यू ऑफ केसेज, प्रिवेंशन, प्रीवैलेंस एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ डिसेबिलिटी, नेशनल एंड ग्लोबल। सबसे पहले हम विकलांगता का संक्षिप्त परिचय करेंगे। विकलांगता व्यक्ति की भौतिक, शारीरिक और मानसिक स्थितियों के साथ साथ उसमें संबंधित क्रियाकलापों से उत्पन्न एक प्रकार का सामाजिक स्वरूपता है, जिसका आकलन व्यक्ति के मनोसामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जो स्थान, समय, परिस्थिति तथा सामाजिक भूमिका से भी संबंधित हो सकती है। अर्थात विकलांगता व्यक्ति की वह दशा है जो क्षति एवं अक्षमता के कारण उत्पन्न शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं संबंधी भूमिकाओं को सामान्य व्यक्तियों की तुलना में निर्वाह करने में बाधक होती है। दूसरे शब्दों में या सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, विकलांगता वह है जिसमें व्यक्ति अंग से अनुचित होता है। प्रायः यह देखा जाता है कि कुछ लोगों में हाथ, पैर, मुंह और कान होता है, लेकिन फिर भी वो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इन अंगों के होते हुए भी वो किसी कार्य को इनकी सहायता से करने में असमर्थ होते हैं। ये था विकलांगता का संक्षिप्त परिचय। विकलांगता के कुछ लक्षण भी हैं, जैसे गरीबी, किसी प्रकार की हिंसा, भूखमरी, महामारी तथा युद्ध, औद्योगिक, कृषिगत तथा यातायात से जुड़ी कोई घटनाएं, रूढ़िवादी समाज से जुड़े आधुनिक समाज की ओर परिवर्तन से जुड़े दबाव एवं मानसिक तथा सामाजिक समस्याएं, निःशक्त व्यक्तियों के साथ भेदभाव तथा उनके प्रति गलत धारणाएं भी बनाना, ये सभी विकलांगता के लक्षण हैं। इसके कारण के बारे में जानते हैं। विकलांगता का कारण नंबर 1, जैविक कारण। जैविक कारण अन्य कारणों में आता है। जैविक कारण के अंतर्गत आनुवांशिक कारण आते हैं, जो गर्भधान से पूर्व के कारण होते हैं। जीव विज्ञान कारक वे हैं जो शरीर के अंदर ही बुनियादी जीव विज्ञान एवं कार्बनिक निर्माण के दौरान विकसित होते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं, जो शरीर के अंदर अनेक प्रकार के कार्बनिक और जैविक क्रियाओं के समय विकसित हों, वह जैविक कारण है। इसमें आनुवांशिक और दूसरे जन्मजात लक्षण, कोई अपवाद स्वरूप छवि और शरीर के विविध जटिल क्रमों के आकर्षण समाहित होते हैं। बहुत से जो विज्ञान कारक आनुवांशिक भी होते हैं। नंबर 2, वातावरणीय कारण।
इसमें मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक कारण आते हैं। विकलांगता का सामाजिक वातावरणीय संकट बहुत गहरा होता जा रहा है। वातावरणीय कारण स्वास्थ्य से जुड़े कारणों को ही दर्शाता है, जिससे स्वयं पर व्यक्ति का नियंत्रण कम होने लगता है या बिल्कुल ही नहीं होता है। व्यक्ति का सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश वातावरण से ही जुड़ा होता है। उनके सोचने का ढंग, न्यायपूर्ण धारणाएं आदि योग्यताएं वातावरण से प्राप्त होती हैं। विकलांगता के अन्य कारण। नंबर 1, जन्म के पूर्व का कारण। जन्म के पूर्व की अवस्था या प्रसव पूर्व कारक भी जन्म के पूर्व का कारण होता है। इस समय की अवस्था गर्भधारण से प्रसव तक का समय होता है। इसकी अवधि 9 माह की होती है। इस दौरान किन्हीं असावधानियां या परिणाम स्वरूप गर्भस्थ शिशु में मानसिक विकलांगता हो सकती है। नंबर 1, गर्भावस्था के दौरान किसी संक्रमण से ग्रसित होना। जैसे गर्भवती महिला को प्रथम 3 महीनों में ऐसे संक्रमण रोगों का होना जो गर्भ में पल रहे बच्चे के मस्तिष्कीय विकास पर भी प्रभाव डाले, जैसे इन्फ्लुएंजा, तपेदिक, सिफिलिस, हर्पीज, रूबेला, CMV इत्यादि। गर्भावस्था में संक्रमण द्वितीयक होता है तथा ये माता से आते हैं बच्चे में। गर्भावस्था के प्रारंभ में गंभीर प्रकृति के संक्रमण से गर्भपात भी हो सकता है। गर्भावस्था के प्रथम 3 माह में विभिन्न प्रकार के संक्रामक व्यापक रूप से भी फैलते हैं। गर्भावस्था के अंतिम समय में होने वाले संक्रमण गर्भावस्था के पश्चात होने वाले संक्रमण से प्रायः मिलते जुलते हैं। अगला है गर्भावस्था में किसी बीमारी से ग्रस्त होना। गर्भावस्था में माँ को दौरे, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड जैसे रोग से गर्भ में पल रहे बच्चे में मानसिक मंदता की संभावना या फिर अन्य विकलांगता की संभावना बढ़ जाती है। अगला है माँ की मानसिक स्थिति। माँ की मानसिक बीमारियों से ग्रसित होने की दशा में तनाव की स्थिति, भावनात्मक चोट इत्यादि दशा में शिशु के विकास पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। गर्भवती महिला का दुर्घटनाग्रस्त होना। गर्भवती महिला द्वारा बहुत भारी वजन उठाना, भारी कार्य करना या सीढ़ियों से गिरना या अन्य किसी जगह पर गिर जाने से पेट में चोट लगने पर गर्भ में पल रहे शिशु में भी विकलांगता का अर्थात विकलांगता होने की दशा का बढ़ जाना। अनावश्यक दवाइयों का सेवन करना। जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं, यदि वो अनावश्यक दवाइयों का सेवन कर रही हैं, हानिकारक दवाइयों का सेवन कर रही हैं, पीड़ानाशक या बेहोशी की दवाइयाँ या विषाक्त पदार्थ के सेवन, कैंसर की दवाइयों के सेवन से या फिर रक्त में ऑक्सीजन और शर्करा का स्तर बढ़ाने से, इन सभी दवाइयों का सेवन करने से कहीं ना कहीं बच्चे में विकलांगता के लक्षण दिखाई देते हैं। विकिरण का प्रभाव। गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक एक्सरे करवाना। माता पिता में रक्त भिन्नता, इसे रक्त अयोग्यता भी कहते हैं।
इस दशा में बच्चा मानसिक विकलांग भी हो सकता है। कुपोषण का शिकार। गर्भ के दौरान खान पान रहन सहन का सीधा असर बच्चे पर पड़ता है, जैसे कैल्शियम विटामिन डी की कमी से गर्भ में पल रहे शिशु के हड्डियों के ग्रोथ में कमी आना, हाथ पैर की विकलांगता का आ जाना कुपोषण के कारण ही होता है। बिना डॉक्टर की सलाह लिए दवा का सेवन करने से बच्चों में विकलांगता आ सकती है। बच्चों में थायराइड हार्मोन, जो कि तिल्ली के आकार का गले में होता है, पाचन में सहायक के साथ साथ ऊर्जा को किस लेवल पर कितना रिलीज करना है, थायराइड हार्मोन का काम होता है। और जब यह बढ़ जाता है तब भी बच्चे में विकलांगता आ सकती है। फोलिक एसिड का सेवन 3 महीने पहले से करना चाहिए ताकि खून की कमी से बच्चों में विकलांगता ना आए। मादक पदार्थों का सेवन। मादक पदार्थों के सेवन से शिशुओं में डीएनए की कमी का आ जाना, मानसिक स्थिति ठीक न रहना आदि लक्षण विकलांगता के पाए जाते हैं। विकलांगता के लक्षण में अगला लक्षण है जन्म के समय का कारण। इस समय को प्रसव काल भी कहते हैं। यह काल जन्म के समय से 2 सप्ताह तक होता है। नंबर 1, उपापचयी संबंधी असामान्यताएं। कुछ स्थितियों में उपापचय संबंधी विसंगतियां जन्मजात होती हैं जो केंद्रीय स्नायुतंत्र को प्रभावित करती हैं, जिससे मंदबुद्धिता हो सकती है। उपापचयी कारण जैसे प्रोटीन, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा अन्य महत्वपूर्ण जो भी तत्व हैं किसी न किसी स्तर पर अपने सामान्य चक्र को प्रभावित करते हैं। इससे इन तत्वों की बढ़ोतरी असामान्यता को दर्शाती है। स्नायुतंत्रिका को नुकसान एवं नष्ट भी करते हैं। स्नायुतंत्र के लिए यह घातक भी होता है और उनके कार्य को भी प्रभावित करता है। कठिन प्रसव एवं लंबा प्रसव पीड़ा। प्रसव काल के दौरान 24 घंटे या उससे अधिक दर्द की स्थिति होने पर बच्चे में मानसिक मंदता की संभावना बढ़ती है। ऐसे में बच्चे का माँ से संबंध टूट जाता है पर वह बाहर निकल नहीं पाता। वह बाहर निकलने पर निरंतर प्रयास करता रहता है। इससे उसके सिर में आघात भी लग सकता है, अर्थात उसे चोट भी आ सकती है। प्रसव के दौरान अधिक स्वयंस्राव होने से तथा अत्यधिक रक्तस्राव होने से भी बच्चे में विकलांगता आ सकती है। है गर्भ का अपरिपक्व अवस्था में अलग होना। इससे शिशु के पैदा होने की प्रसूति असामान्यता एवं गलत होती है या गर्भ या प्रसव के दौरान किसी उपकरण से चोट लग जाना बच्चे को, इससे भी विकलांगता आती है। ऑक्सीजन की कमी होना। शिशुओं के जन्म के समय न रोने से उसे ऑक्सीजन की सही मात्रा नहीं मिल पाती है, जिससे बच्चा नीला पड़ जाता है। ऐसी दशा में शिशु प्रभावित हो सकता है। यदि मस्तिष्क को 4 से 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ऑक्सीजन की कमी मस्तिष्क की कोशिकाओं या संरचना को क्षतिग्रस्त कर सकती है, जिससे बच्चे में मानसिक मंदता के साथ साथ अन्य विकलांगता भी हो सकती है। ऑक्सीजन के बिना स्नायु कोशिका 5 मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकती हैं। ऑक्सीजन के बिना की स्थिति या श्वासारोध को एनेक्सिया तथा ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया भी कहते हैं।
अपरिपक्व शिशु का जन्म होना। समय से पहले अर्थात ये कह सकते हैं कि 28 सप्ताह और 34 सप्ताह के बीच जन्मे शिशु में कम वजन होना, श्वासारोध होना, मस्तिष्क में रक्तस्राव होना, विभिन्न तंत्रों की अपरिपक्वता, रक्त में ग्लूकोज की कमी आदि लक्षण दिखाई देते हैं। शिशु का वजन 2.5 किलोग्राम से कम होना, इससे भी विकलांगता के लक्षण आ सकते हैं। नाभिनाल का गले से लिपटना, प्रसव के समय असावधानियां या जन्म के समय मां को दौरे पड़ना, ये सभी कारण जन्म के समय के कारण हैं। विकलांगता के लक्षण में अब हम जन्म के बाद का कारण जानेंगे, जिसे प्रसवोत्तर कारण भी कहा जाता है। यह अवधि सबसे लंबी अवधि होती है। यह शिशु के पैदा होने से 10 दिन बाद से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें नवजात शिशुओं को पीलिया हो जाना, दुर्घटनाग्रस्त होना, जन्म के बाद से 18 वर्ष तक की अवस्था में बच्चे दुर्घटना के परिणाम स्वरूप सिर में चोट लगने से या अन्य किसी अंग का क्षति होना विकलांगता को दर्शाता है। या जन्म के बाद बच्चे का तेज बुखार से ग्रसित होना, मस्तिष्क ज्वर होना, इनके परिणाम स्वरूप भी बच्चे में विकलांगता आती है। कुपोषण, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में पोषक आहार की कमी से मानसिक मंदता या अन्य किसी विकलांगता से ग्रसित होना, बच्चे में प्रोटीन क्लोरीन की कमी, पोषकता में कमी, इन सभी पोषक तत्वों की कमी होने के कारण बच्चों में विकलांगता का कारण बनता है। मिर्गी का दौरा पड़ना, बच्चों में कम अंतराल में या लंबे समय तक मिर्गी के दौरे पड़ने से भी बच्चों में मानसिक विकार उत्पन्न होता है। किसी संक्रमण से ग्रसित होना, थायराइड ग्रंथि की विसंगतियों से ग्रसित होना, उपापचयी संबंधी असामान्यता। अगला है वातावरणीय कारण। कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक कारण हैं जो सीधे रूप से बच्चों को प्रभावित नहीं करते, परंतु मानसिक विकास अवरुद्ध होने का कारण बन सकता है। इसमें वातावरण के प्रभाव में आकर बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है तथा माँ द्वारा प्रदान किया जाने वाला वातावरण कैसा मिल रहा है यह भी प्रभावित करता है। संस्था का गैर सहयोगी वातावरण, घर का गैर सहयोगी वातावरण एवं उद्दीपन के बुरे कारक, परिवार का वातावरण असहयोग होना, अभिभावकों का मंदित होना जिससे बच्चे का एक खराब मॉडल या नमूना प्राप्त होना, घर समुदाय एवं समाज से खराब संबंध का होना, ये सभी जन्म के बाद के कारण बनते हैं। अब हम विकलांगता के रोकथाम के बारे में पढ़ेंगे। विकलांगता के रोकथाम, नंबर 1 प्राथमिक रोकथाम, नंबर 2 द्वितीयक रोकथाम, नंबर 3 तृतीयक रोकथाम। प्राथमिक रोकथाम, इसके अंतर्गत गर्भावस्था से जन्म के समय की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जैसे दुर्घटनाएं एवं बीमारियों से बचाव किया जाना। इससे काफ़ी हद तक विकलांगता की रोकथाम की जा सकती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित सावधानियां या क्रियाकलाप आते हैं।
इसमें अति जोखिम कारणों एवं आनुवंशिक दशाओं हेतु परामर्श देकर रोकथाम किया जा सकता है। इसके द्वारा प्रतिरक्षण संबंधी, सफाई संबंधी एवं स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा रोकथाम किया जा सकता है। इसके अंतर्गत कुपोषण एवं विटामिन से होने वाली कमी की रोकथाम करना, घर एवं कार्यस्थल में होने वाली दुर्घटनाओं को सुरक्षात्मक दृष्टि से रोका जा सकता है, जैसे हेलमेट पहनकर सिर के चोट से बचाव करना, रासायनिक एवं वातावरण प्रदूषण, युद्ध एवं लड़ाई झगड़े इत्यादि रोका जाना। नंबर 2, द्वितीयक रोकथाम। इसके अंतर्गत ऐसे कारणों का पता लगाकर उनका सुधार करके बच्चों की स्थिति में सुधार लाया जाता है, जैसे फिनाइल क्यूटोनूरिया, हाइपोथायराइड, जोखिम पूर्व शिशु में शीघ्र हस्तक्षेपन। इसमें प्रधान कारक को हटाया या बदला भी जा सकता है, जिससे शीघ्र पहचान कर शीघ्र हस्तक्षेप किया जा सके। इसमें अक्षमों की क्षमता को पहचान कर उसके क्रियात्मक सीमितता को रोकते हैं, जैसे तपेदिक, कुष्ठ, पीलिया, अस्थिभंगुरता आदि को रोकना। नंबर 3, तृतीयक रोकथाम। इसका उद्देश्य अक्षमता को कम करना या इसके प्रभाव को कम करना होता है। इसमें से प्रभावी बनाने तथा उसका प्रबंधन करने में माता पिता एवं समुदाय के द्वारा सहायता किया जाता है। इसमें प्रभावी क्रिया एवं प्रबंधन चिकित्सक द्वारा व्यक्तियों को विशिष्ट या विस्तृत सेवा देकर अक्षमता के प्रभाव को कम करना होता है। इसमें प्रशिक्षण देकर उसके स्वतंत्र होने के कौशल में भी बढ़ोतरी की जाती है, जैसे दैनिक जीवन की क्रियाएं, शैक्षिक, व्यावसायिक तथा मनोसामाजिक क्रियाएं आदि। कारणों के आधार पर रोकथाम। नंबर 1, गर्भधारण के कारणों की रोकथाम, प्रसव पूर्व रोकथाम, प्रसव के समय की रोकथाम और प्रसव उत्तर अवधि में रोकथाम। गर्भधारण के कारणों की रोकथाम। नंबर 1, आनुवंशिक परामर्श। नंबर 2, गर्भधारण की आयु। गर्भधारण की आयु में मां की आयु 20 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अत्यधिक गर्भपात से बचाव। नंबर 2, प्रसव पूर्व रोकथाम। मां का रक्त जांच करना, अल्ट्रासोनोग्राफी, कार्नियोयुक्त विलिस सैफेसिंग, फोटोस्कोपी। इसके अतिरिक्त अन्य बचाव भी हैं। यदि गर्भधारण करने में कठिनाई हुई हो अथवा बार बार गर्भ गिरा हो तो चिकित्सक को दिखाएं। गर्भवती महिला को तेज बुखार पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसी दशा में चिकित्सक से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। गर्भवती महिला को मानसिक तनाव से बचाना। गर्भवती मां को नियमित रूप से पोषक युक्त आहार लेना चाहिए। गर्भवती मां को किसी प्रकार का एक्सरे नहीं करवाना चाहिए और ना ही एक्सरे कक्ष में प्रवेश करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान शुरू के 3 माह में दवाई न लें तथा चिकित्सक के बगैर सलाह लिए किसी भी प्रकार की दवाइयों का सेवन न करें। गर्भवती महिला को अत्यधिक भारी वजन नहीं उठाना चाहिए तथा कठिन कार्यों को नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ पेट में भारी दबाव न पड़ने दें। गर्भवती महिला को दुर्घटनाओं से भी बचाना चाहिए। चलने फिरने में
सावधानी बरतनी चाहिए। ऊंचे नीचे स्थान का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिला को टिटनेस के सभी टीके अवश्य लगवाने चाहिए। महिला को संक्रमण की अवस्था में तुरंत उपचार करवाना चाहिए। विषाक्त पदार्थों के सेवन से भी गर्भवती महिलाओं को बचना चाहिए। प्रसव के समय की रोकथाम। औजारों से प्रसव क्रिया नहीं कराना चाहिए। प्रसव के समय ज़्यादा समय तक दर्द होने, उच्च रक्तचाप की स्थिति में तथा श्वेत स्राव हो जाने की दशा में शल्य क्रिया करवाना। शिशु के पैदा होते ही अवश्य रुलाएं तथा ऑक्सीजन इत्यादि की आवश्यकता पड़ने पर तुरंत प्रदान करें। नवजात शिशु का सिर का नाप अवश्य करना चाहिए। शिशुओं में PKU और हाइपरथायराइड की जांच करना। प्रसवोत्तर अवधि में रोकथाम अर्थात जन्म के बाद के रोकथाम। बच्चों को संक्रामक रोगों से बचाव जैसे डिप्थीरिया, पीलिया, टिटनेस, खसरा, तपेदिक एवं काली खांसी। तेज बुखार होने पर माथे पर पानी की पट्टी तुरंत रखें। बच्चे के भोजन में पौष्टिक एवं संतुलित आहार अवश्य दें। बच्चे में अंगीय विषमताएं देखने की अवस्था में तुरंत विशेषज्ञ से परामर्श लें। यदि बच्चे को दौरा पड़ता है तो नियमित रूप से दवा देते रहें। बच्चे के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने से बचाएं। बच्चे को डायरिया की शिकायत होने पर नियमित उपचार कराएं। बच्चे में किसी प्रकार की संलग्न अक्षमता या संलग्न दशाएं देखे जाने पर उसको तुरंत मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से सलाह लें। पहचान होने के तुरंत बाद ही हस्तक्षेप कार्यक्रम लागू करना। यह सभी कारण या रोकथाम प्रसवोत्तर काल के अवधि के बाद के थे। विकलांगता के व्यापकता एवं विस्तार दर। न्यूरोलॉजी वह विज्ञान है जो किसी भी रोग के वितरण दोष, अक्षमता या मृत्यु का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या की कुछ दशा के मामलों की संख्या का अध्ययन भी किया जाता है। इसमें जनसंख्या का वर्गीकरण आयु, लिंग एवं सामाजिक वर्ग के आधार पर भी होता है। व्यापकता दर। इसमें मामलों की कुल संख्या का अध्ययन होता है। व्यापकता शब्द का अर्थ नए और पुराने सभी प्रकार के वर्तमान मामलों से होता है जो एक दिए गए आबादी में एक निश्चित समय में मिलते हैं। व्यापकता दर का सूत्र है व्यापकता दर बराबर वर्तमान मामलों की संख्या, अर्थात यह कह सकते हैं किसी विशिष्ट बीमारी के जो किसी निश्चित समयावधि में मिले हों, बटे दी गई आबादी गुणे 100। जैसे किसी क्षेत्र की 30,000 आबादी में एक बीमारी के 200 पुराने तथा 500 मामले एक वर्ष के अंदर मिलते हैं तो इसकी व्यापकता दर होगी 200 + 500 बटे 30,000 गुणे 100। मैं आप सभी को लिखकर बता देती हूँ। दो सौ + 500 बटे 30,000 गुणे 100।
अगला है विस्तार दर। इसका तात्पर्य है कि एक विशिष्ट समय में एक समग्र जनसंख्या में जितने नए मामले आते हैं वह विस्तार दर कहलाता है। अर्थात एक दिए गए आबादी में एक विशिष्ट समयावधि में मिले नए मामलों की संख्या को विस्तार दर कहते हैं। विस्तार दर बराबर दिए गए समयावधि में किसी विशिष्ट बीमारी के नए मामलों की संख्या बटे आबादी गुणे 1000। जैसे किसी बीमारी के 500 नए मामले, 500 एवं एक वर्ष के अंदर 30,000 की आबादी में मिलते हैं, तो बटे 30,000 गुणे 1000। यह हमारा विस्तार दर होगा। इसको सॉल्व करने पर 16.7 प्रति हजार लिखेंगे। यही शुद्ध भी होगा। सही प्रदर्शन हमारा 16.7 प्रति हजार वर्ष होगा। ये थे हमारे व्यापकता दर और विस्तार दर। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1, आयु। समग्र जनसंख्या में कुछ प्रकार की विकलांगता व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करती है। जैसे विद्यालय जाने की उम्र में अधिगम अक्षमता एवं मंद बुद्धिता की पहचान होती है। इसकी पहचान शैशवावस्था में नहीं होती है। विद्यालय स्तर पर तथा पूर्व किशोरावस्था में जब बच्चा विद्यालय स्तर की ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है एवं शैक्षिक कार्यों को नहीं प्राप्त कर पाता, तभी इसका पता चलता है। नंबर 2, लिंग। लिंग के अध्ययनों से पता चलता है कि मांसपेशीय क्षरण लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में ज़्यादा होती है। हेमीप्लीजिया भी लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है। हेमीप्लेजिया या लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है। इस प्रकार की कई विकलांगता लिंग पर निर्भर होती है। अगला है सामाजिक स्तर। विकलांग जनसंख्या को प्रभावित करने वाले चरणों में सामाजिक स्तर भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मंदबुद्धिता, अधिगम क्षमता तथा श्रवण क्षमता अधिकांशतः सामाजिक स्तर के वर्गों में इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि वहाँ कुपोषण, सफाई की कमी, भीड़ में रहना, गर्भावस्था में ध्यान न देना आदि कारण भी उपस्थित होते हैं। हमारा यह सब यूनिट यहीं पर समाप्त होता है। हमने यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत 1.4 का अध्ययन किया है। यदि आप सभी को इस वीडियो में कोई भी परेशानी होती है समझने में, तो आप सब कमेंट कर दोबारा अवश्य पूछें। और यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें तथा विशेष शिक्षा में अध्ययनरत अपने सहपाठियों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।